हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी व्याकरण का 8वां पाठ, जिसमें आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है या इसके कितने भाग होते हैं, आज आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए आप देखेंगे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। वो वाक्य है, हाथी एक बड़ा जानवर है। दूसरा, अशोक एक महान राजा था। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य नहीं है, भारत की राजधानी दिल्ली है। ये 4 वाक्य हमने लिखा हुआ है और ये 4 वाक्य जो लिखे गए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ, जैसे ये हाथी है, जानवर है, उत्तर प्रदेश है, राजा है, अशोक है, यहाँ पर भी राजा, भारत, राजधानी और दिल्ली। ये जो वर्ड हैं यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं। अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि ये जो शब्द है यही संज्ञा है। ये जो शब्द है जो अंडरलाइन जिन वर्डों के नीचे है वही संज्ञा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी है। हाथी क्या है? ये कोई जीव है। उसके बाद जानवर है, ये भी मतलब जो चौपाए होते हैं, 4 पैरों वाले होते हैं, उन्हीं को कंबाइंड रूप में, मिश्रित रूप में हम जानवर कह देते हैं। अब वो जानवर में क्या है? हाथी। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश, ये क्या है? एक तरह से देखें तो ये एक क्षेत्र है और उसी का नाम है ये। और फिर ये राज्य है, ये भी स्थान है, स्थान ही है, उसको बांट दिया गया है क्षेत्र में। यहाँ पे देखेंगे अशोक है, किसी व्यक्ति का नाम है। ये राजा, तो एक तरह से ये भी राजा ही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर नहीं बल्कि उस राजा जात का बोध है। यहाँ पे देखें भारत, तो भारत स्पेशली किसी का नाम है देश का, और ये राजधानी और ये दिल्ली। तो ये अंडरलाइन जो वर्ड है वो संज्ञा है और इसके आधार पे परिभाषा ये बनता है कि संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का नाम है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का, किसी जीव का, किसी वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, स्थान का नाम है। अर्थात परिभाषा हम ये बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वह शब्द जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, संज्ञा कहलाता है। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, वह शब्द जिससे, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, वही हमारा संज्ञा है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो यही चीज शो करते हैं कि या तो वो किसी का, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्राणी का नाम है, किसी जीव का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो डिफिनीशन हमारा, परिभाषा यही हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा का परिभाषा कहीं से आया नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इन्हीं वाक्यों से परिभाषा निकल करके आया। तो आप ये याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका डिफिनीशन सेम है। इसका इंग्लिश होता है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आइए, ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। एक बार फिर हम बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आप याद कर लेंगे। अब देखें, दिया है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार
संज्ञा के प्रकार वैसे तो आपके किताब में 3 दिया है, लेकिन किसी अन्य प्रकार से भी अलग तरीके से भी 2 होते हैं, तो कुल मिलाकर के 5। वैसे मूलतः तो 3 ही है, लेकिन 2 अन्य प्रकार है, वो सारे प्रकार आपको बताएंगे। तो संज्ञा के प्रकार में आइए सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे ये व्यक्तिवाचक, अर्थात अगर कोई नाम ने लिखा है तो कैसे जानेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे व्यक्तिवाचक। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है ये कि व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्तिवाचक क्या होता है कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पार्टिकुलर या विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, वही क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मोहन हमने लिखा हुआ है, मान लेते हैं मोहन क्या है, लड़का है। मान लेते हैं मोहन क्या है, लड़का है, तो लड़का बस कहेंगे तो ये किसी विशेष व्यक्ति का या लड़के का नाम नहीं हो रहा है। ये लड़का कह दिए तो उसका नाम स्पष्ट नहीं हुआ है तो संज्ञा ये, लेकिन नाम स्पष्ट नहीं है। जब उसका नाम आ जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और यानी कि जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आ जाता है तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन मान लेते हैं लड़का है, और इसका नाम जब मोहन आ जाएगा तो अर्थात ये हो गया व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक। लड़का कह दिए तो पता नहीं, वो समस्त लड़के जात का बोध करा रहा है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, किसी पार्टिकुलर लड़के का बोध नहीं करा रहा है, बल्कि वो लड़कों के जात का बोध करा रहा है। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक नहीं। जब नाम आ जाएगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम आ जाएगा, तब वहां पे वो व्यक्तिवाचक, जैसे ये नाम हो गया। जैसे देश हम लिख दिए तो ये किसी विशेष स्थान का नाम नहीं हुआ। जब हम यहां लिखेंगे भारत, तब वो नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये नाम हो गया, ये हमारा जाति का बोध करा रहा है। मतलब एक तरह से ये समस्त देश, जैसे ये लड़का था, पता नहीं कौन सा लड़का था, नाम ले लिए तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देश है, बहुत सारे देश हैं, जात सभी देशों का बोध करा रहा है, किसी पर्टिकुलर देश का नहीं। पर्टिकुलर देश जैसे हमने नाम लिख दिया भारत, तो भारत हमने लिख दिया है। अब ये भारत के बारे में, लेकिन पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बोध करा रहा है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम किताब लिखने से बहुत सारी किताबें होती है, तो उससे स्पष्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे रामायण, अब यहाँ पे जो रामायण आ गया है, ये किसी विशेष किताब का नाम आ गया है, तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान है, यानी कि जब किसी संज्ञा का नाम दे देगा तो आप समझेंगे कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा शब्द तो है किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, वो नाम है, मतलब वो संज्ञा ही है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम का बोध करा रहा, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नहीं, बल्कि उनके जाति का बोध करा रहा है, वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जाति का बोध कराता है, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नहीं, बल्कि जाति का, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम के जाति का बोध कराता है, वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का हो गया, देश हो गया, किताब हो गया। ये देखें, लड़का
स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट हो जाता है कि उसका नाम देता तो वहां व्यक्ति हो जाएगा। नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब ये जाति है। देश है, नाम दे देगा तो वो व्यक्ति है, उस जाति का बोध करा रहा है, वहां पे हो जाएगा जातिवाचक। कहने का आशय ये है कि जो संज्ञा शब्द है अगर उससे लग रहा है कि वो नाम है किसी का, तब वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर वो नाम नहीं है, उनके जाति का बोध करा रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा देखें क्या दिया है। तीसरा जो दिया है वो होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये देख लेंगे, ये कोई व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान नहीं बल्कि ये भाव है। जो फीलिंग्स होते हैं मनुष्य के अंदर के, जो भाव होते हैं, उसी चीज को वह संज्ञा शब्द जो मनुष्य के भावों को व्यक्त करता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए भाववाचक संज्ञा और क्या कह सकते हैं, भाव। यहाँ पर देखें ये लड़का है, मतलब कोई व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान वो होता तो उसको हम जैसे मान लेते हैं ये चौक है, वस्तु है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन ये जो भाववाचक संज्ञा होता है इसको ना तो हम टच कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं, बल्कि महसूस करते हैं। ये फीलिंग्स होता है, भावना होता है। अर्थात वह संज्ञा शब्द जो भाव उत्पन्न करता है वही हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन। बचपन ये देखें भाव प्रकट हो रहा है इससे। बुढ़ापा भाव प्रकट हो रहा है। ये देखें किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नहीं बल्कि भाव का नाम है। परिभाषा क्या हमने संज्ञा का बताया था कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान में तो ये आ जाता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बाकी जो नाउन है, बाकी जो संज्ञा है, लेकिन जो भाववाचक है वो भाव का नाम होगा। जैसे बचपन ये भाव है, भाव का नाम है। बुढ़ापा हो गया, उसके बाद प्रसन्नता हो गया। तो ये सभी जो है वो भाव है। अर्थात जो भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो भाव प्रकट करता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे जैसे 3 एग्जाम्पल हमने लिखा है, बचपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, तो ये भाव प्रकट कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब देखें ये 3 प्रकार होते हैं। 2 अन्य प्रकार भी देख रहे हैं आप। वैसे तो कक्षा 6 की किताब में आपको बस इतना ही दिया है, लेकिन 2 अन्य प्रकार भी है। क्या है? चौथा देखेंगे और 5वां। चौथा आपका दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द्रव्य है, अर्थात ये कोई वस्तु है। अर्थात वह संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु का बोध होता है, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी वस्तु का बोध होता है, मटेरियल का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना। सोना क्या है? द्रव्य है। चांदी, चांदी क्या है? द्रव्य है। पानी, पानी, पानी क्या है? द्रव्य है। दूध, दूध क्या है? द्रव्य है। लोहा, लोहा क्या है? द्रव्य है। अर्थात आशय ये है कि वह संज्ञा शब्द, ये सभी संज्ञा शब्द है, वह संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु का यानी कि मटेरियल का बोध कराते हैं, वही हमारे होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे जो दिया है आपका समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा।
देखें बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, ये द्रव्यवाचक का मतलब द्रव्य रहेगा, कोई वस्तु रहेगा। यहाँ पे समूह दिया है तो जाहिर सी बात है समूह का बोध कराएगा, अर्थात वह शब्द जो समूह का बोध कराता है, वह संज्ञा शब्द जिससे समूह का बोध होता है, वही हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे दल, दल क्या है? समूहवाचक। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो एक व्यक्ति का दल कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, उसमें एक से अधिक लोग होंगे, वही हो जाएगा हमारा दल। कक्षा, कक्षा क्या होता है? कक्षा क्या एक बच्चा रहेगा तो कक्षा होगा? नहीं, वो कक्षा नहीं होगा, जब उसमें बहुत से लोग होंगे तभी वो कक्षा कहलाएगा। अब देखना आगे क्या दिया हुआ है। दल हो गया, कक्षा हो गया, टीम हो गया, टीम में भी कई लोग होते हैं, टीम हो गया। उसके बाद बहुत सारे देखेंगे, सभा, सभा हो गया, भीड़ हो गया, यानी कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं। तो वह शब्द जो समूह का मतलब जहाँ पे कई लोग हों, जो कई लोगों की स्थिति को एक शब्द में व्यक्त करता हो, वही होता है समूहवाचक। तो वह शब्द जो समूह का बोध कराता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराता है, समूहवाचक। जैसे दल, कक्षा, टीम, सभा, भीड़, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो ये जो दो अन्य प्रकार के बताए गए हैं वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वैसे मूलतः आपको तीन ही बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दो अन्य प्रकार, तो वो दो अन्य प्रकार क्या हैं? ये द्रव्यवाचक है और समूहवाचक। तो ये रहा संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा। तो आइए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो अब देखें लिंग, लिंग क्या होता है? संज्ञा में ही लिंग क्या होता है? लिंग किसे कहते हैं? तो देखें लिंग क्या है, इसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। लिंग वह होता है, वह संज्ञा शब्द जिससे नर अथवा मादा होने का बोध होता है। वह संज्ञा शब्द जिससे नर अथवा मादा होने का बोध हो, वही लिंग कहलाता है। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग जो जेंडर होता है, जेंडर तो इंग्लिश में अन्य प्रकार है उसका, दूसरा हिंदी में देखा है आपका दिया है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुष लिंग, एक होता है पुरुष लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग क्या होता है? देखेंगे वह संज्ञा शब्द जो पुरुष का बोध कराता है। बिल्कुल नाम से क्लियर है, जैसा नाम वैसा परिभाषा। याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा नाम वैसा परिभाषा। पुरुष लिंग वह संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वह पुरुष लिंग। जैसे आदमी, लड़का, लड़का। तो ये जो शब्द हमने लिखा है, पुरुष जात का बोध हो रहा है, नर का बोध हो रहा है, तो वो हो जाएगा पुरुष। जिससे स्त्री जात का बोध होगा, मादा जात का बोध होगा, वो हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे औरत, मादा का बोध हो रहा है, लड़का है तो लड़की। तो वह संज्ञा शब्द जिससे नर का बोध होता है, पुरुष जात का बोध होता है, पुरुष लिंग। और वह संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जात का बोध होता है, मादा जात का बोध होता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। तो ये आपके लिंग हो गए। अब देखें आपके चैप्टर में और क्या दिया हुआ है, देखेंगे आप। इसके अलावा दिया है आपका वचन। लिंग के बाद देखना वचन दिया है आपके इस चैप्टर में। वचन, वचन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। तो वचन क्या है कि वह संज्ञा शब्द जिससे
उसके मात्रा का बोध होता है कि वो कितना है। वह संज्ञा शब्द जो अपने संख्या के बारे में दर्शाए वह वचन कहलाता है। और वचन कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। क्या होता है एक वचन और बहुवचन? एक वचन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वह संज्ञा शब्द जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का ही मान लेते हैं, हमने लिख दिया तो इससे एक लड़के का बोध हो रहा है। किताब, वचन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किताब एक, किताब कहेंगे तो एक, लड़का कहेंगे एक। तो परिभाषा यही है कि वह संज्ञा शब्द जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है। और वह संज्ञा शब्द जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसा नाम वैसा परिभाषा, वह वचन। वह संज्ञा शब्द जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़का ये दिया है तो लड़के हो जाएगा, किताब है तो किताब है, ये बहुवचन है। किताबें कह देंगे इसका मतलब बहुत सा है, लड़के कह देंगे लड़के बहुत से हैं। तो वही डिफिनीशन है कि वह संज्ञा शब्द जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है। और वह संज्ञा शब्द जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। तो आपके चैप्टर में बस इतना दिया है। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।